नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन, संडे स्पेशल। जैसा वादा किया था मैंने कि आज पंजाब में डेरा, ड्रग डायनेस्टी, इन तीन का जो मकड़ जाल है उसमें जिस तरह से पंजाब की राजनीति, पंजाब का समाज जकड़ा हुआ है, उससे निकलने का कोई रास्ता है क्या, उसकी बात तो बाद में। लेकिन पहले बात ये कि ये है क्या, ये मकड़ जाल है क्या, बना कैसे। तो शुरुआत करेंगे डेरों की बात से। और मुझे पहले शुरू में लगा था कि एक ही वीडियो में ये तीनों जो है समेट लेंगे, लेकिन बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। आज डेरे की बात करेंगे और सोमवार की सुबह का जो वीडियो होगा उसमें डायनेस्टी और ड्रग का जो मकड़ जाल है उस पर बात करेंगे। तो डेरों से शुरुआत करते हैं। देखिए, डेरे का मतलब है अस्थाई निवास। तो जो उसकी दो विशेषताएं होती हैं, एक अस्थाई निवास और दूसरा लगातार मूवमेंट, लगातार जो है वो गतिमान हो। तो सिख पंथ की जो किसी भी पंथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना होती है तो इसी तरह से होती है कि उसके अस्थायी शिविर बनते हैं और वो उसके लोग उस पंथ का प्रचार करने के लिए, उस संगठन का प्रचार करने के लिए जगह जगह घूमते हैं, देश में, दुनिया में, और उसका प्रचार करते हैं। गुरु नानक देव ने जब ये शुरू किया था तो डेरे से ही शुरू किया था। सिख पंथ की स्थापना जब की थी तो उसका प्रचार प्रसार जो है डेरों के जरिए ही शुरू हुआ था। तो डेरों का महत्व जो है पंजाब की राजनीति और ख़ास तौर से सिख राजनीति में बहुत ज़्यादा है। पंजाब में डेरों के बारे में, पंजाब में आप ये कह सकते हैं कि ये पंजाब की दुखती रग है, या अंग्रेज़ी में कहें तो ये डार्क अंडरबेली है। यहाँ क्या होता है, क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, इस सब की जानकारी जो है बड़ी मुश्किल है जुटाना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बाहर आती रहती हैं। तो पहले तो सवाल ये है कि इन डेरों में जाते कौन लोग हैं। अब स्थापना के समय जो गुरु नानक देव ने किया उसकी बात छोड़ दीजिए। अब डेरों में पहले शुरुआत जो हुई वो इसमें पंथ की बात होती थी, धार्मिक प्रवचन होते थे और इसके अलावा दूसरी धार्मिक बातें बताई जाती थी, धार्मिक ग्रंथों की बात होती थी। लेकिन आज जो डेरे हैं वो, और लंबे समय से धीरे धीरे डेरों की लोकप्रियता, उनकी सदस्यता, उनकी फॉलोइंग जो है बढ़ी, इसलिए कि सिखों के एक वर्ग ने, खास तौर से जट सिखों ने, गुरुद्वारों से समाज के वंचित वर्ग को दूर कर दिया। गुरुद्वारों से जब उनको तिरस्कार मिलने लगा तो डेरों की शरण में चले गए। यही वजह है कि आपको डेरों में 80-90% ऐसे लोग मिलेंगे जो दलित हैं, गरीब हैं, समाज के वंचित वर्ग से हैं। उन्हीं में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है। और पंजाब में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि पंजाब में राज्य की कुल आबादी का 32% दलित समुदाय है। इसमें हिंदू दलित भी हैं और सिख दलित भी हैं, दोनों को मिलाकर लगभग 32% आबादी है। लेकिन इनकी राजनीतिक आवाज़ सुनाई नहीं देती। राजनीतिक आवाज़ सुनाई देती है जट सिखों की, जिन्होंने पूरे नैरेटिव पर जो है पंजाब के कब्जा कर रखा है। ऐसा माहौल बना रखा है कि जैसे पंजाब की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा जट सिखों का हो। 32% दलित हैं, उसके अलावा उससे ज़्यादा आबादी जो है दलितों को भी मिलाकर हिंदुओं की है। लेकिन आप हिंदुओं की आवाज़ नहीं सुनेंगे, आप दलितों की आवाज़ नहीं सुनेंगे। आप जो बात सुनेंगे, आप देखिए कि एक को छोड़कर अभी तक जो है ज्ञानी जैल सिंह जो है वो पिछड़ा वर्ग से हुए थे मुख्यमंत्री, उसके अलावा जट सिख ही पंजाब में लंबे समय से मुख्यमंत्री बनते रहे। ये जो सिख पंथ है, इसमें जब राजनीति आई तो उसने एम्पावरमेंट किया SGPC का, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वो एक तरह की पैरेलल पॉलिटिकल पावर बन गई। तो आज गुरुद्वारे जो है वो तय करते हैं सिखों की राजनीति, खास तौर से जट सिखों की राजनीति किस दिशा में जाएगी, किसको समर्थन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। गुरुद्वारों को और उनके ग्रंथियों की उपेक्षा करने का साहस कोई राजनीतिक दल पंजाब में नहीं दिखा सकता।
तो डेरे दरअसल वंचित वर्ग की, पंजाब के वंचित वर्ग की धार्मिक अभिव्यक्ति का केंद्र है, उसका स्थल है। सिख समुदाय में समानता की बात कितनी भी हो, लेकिन आर्थिक सामाजिक दमन का शिकार जो वंचित वर्ग है वो डेरों की शरण में गया। लेकिन ये तो आज की बात है, थोड़ी पुरानी बात पहले की भी कर लें कि सिख पंथ जो है वो हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। 1857 जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ किया, बहुत सबक सीखा उससे, और कैसे लड़ा जाए और कैसे लड़ाया जाए, ये दोनों भी जो है वो उसकी रणनीति को और तेज़ किया और धार दी और पैना किया उसको। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने तय किया कि सिखों को हिंदुओं से अलग करना है। तो उन्होंने इंग्लैंड से एक व्यक्ति को बुलाया, एक स्कॉलर को बुलाया, जिसका नाम था मैक्स आर्थर मैकॉलिफ, जिसका नाम बाद में जो है मैक्स सिंह भी पड़ गया। इनको जिम्मा दिया गया, ये 1860 में आए भारत, 1862 में इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए और 1864 में इनकी पोस्टिंग जो है पंजाब में कर दी गई और 1882 में डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया पंजाब में ही। इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सिख और हिंदुओं के संबंधों का अध्ययन करें, कि कितनी समानता है, कितनी विभिन्नता है। इनके अध्ययन का नतीजा ये था, उन्होंने कहा कि सिख और हिंदू दोनों अंदर से एक है, फ़र्क सिर्फ बाहर से है, पहनावे में, रहन सहन में। ये जो फ़र्क है यही बाहरी फ़र्क है, अंदर से दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, धार्मिक स्तर पर भी और वैसे भी आध्यात्मिक स्तर पर भी। अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, ये जो बाहर का फ़र्क है इसी को अंदर तक ले जाना है। तो इसके लिए जो है उन्होंने शुरू किया कि जो सिखों की पहचान के जितने प्रतीक हैं उनको, उन पर जोर दिया जाएगा। तो इसलिए सेना में, सुरक्षा बलों में, सरकारी कर्मचारियों में जिनकी भर्ती हुई, उनके लिए ये अनिवार्य हुआ कि अगर आप सिख हैं तो ये सिखों की पहचान के जो 5 प्रतीक चिन्ह हैं वो होना ज़रूरी है। यहाँ से कहानी शुरू हुई। तो ये जो मैकॉलिफ साहब थे, ये धीरे धीरे इतने रच बस गए सिख पंथ में कि एक दिन उन्होंने सिख पंथ स्वीकार कर लिया और सिख बन गए और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी, सिख रिलीजन, इट्स गुरुज, सैक्रेड राइटिंग्स एंड ऑथर्स। 6 वॉल्यूम की किताब है। ये किताब आई 1909 में और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अंग्रेज़ी अनुवाद किया। बाद में उन्होंने जो प्रार्थना होती है जप जी, उसका भी अंग्रेज़ी अनुवाद किया। तो सिखों में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों की मदद की उन्होंने सिखों और हिंदुओं के बीच में एक दरार पैदा करने में, कि दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। तो इनको धीरे धीरे, जैसे इस्लाम और ईसाई मजहब जो है एकेश्वरवादी है, उसी तरह से सिख पंथ को भी एकेश्वरवादी बनाने की, उसकी पहचान उसी रूप में बनाने की कोशिश हुई और अंग्रेज़ अपनी इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब रहे। वो जो दरार पड़ी है वो अभी तक है। सिख कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं या हिंदू धर्म से उनका गर्भनाल का कोई रिश्ता है। इस बात को इनकार करने के लिए वो इस्लाम की तरफ तक चले जाते हैं। आज जो स्थिति है उसमें मैंने अभी एक वीडियो में बताया कि ईसाई धर्म स्वीकार करने को तैयार है लेकिन हिंदू बने रहने को तैयार नहीं। तो पंजाब में इस समय छोटे बड़े मिलाकर लगभग 9000 डेरे हैं। इन 9000 डेरों में प्रमुख डेरे जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, उस लिहाज से बड़े डेरे जो है कुछ ही हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है डेरा सच्चा सौदा का, जिसके प्रमुख जो है राम रहीम थे, जो अब जेल में है। दूसरा राधा स्वामी सत्संग का, जिसको ब्यास डेरा भी इस नाम से भी बुलाया जाता है। ये दरअसल ब्यास डेरा जो है ये पंजाब के धनी सिखों का, धनी लोगों का डेरा है। इसमें पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से इसकी राजनीतिक ताकत भी है, बताऊंगा बाद में जब डायनेस्टी और ड्रग की बात करूंगा, उस
एपिसोड में बताऊंगा किस तरह से है। उसके बाद है डेरा सचखंड बल्लान, फिर डेरा नूर महल, फिर डेरा निरंकारी, फिर डेरा नामधारी। इस तरह के ये बड़े डेरे हैं जिनकी फॉलोइंग काफ़ी है और इनका राजनीति से घोषित तौर पर कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन राजनीति को सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करते हैं, कई बार राजनीतिक दलों से भी ज़्यादा, राजनीतिक दलों की हार जीत, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये भी इन डेरों के समर्थन या विरोध पर निर्भर करता है। पंजाब में जट सिखों की, जैसा मैंने पहले बताया, ताकत बहुत ज़्यादा है। पूरे वो नैरेटिव को वही कंट्रोल करते हैं, सत्ता में सबसे ज़्यादा हावी काबिज वही हैं। तो उनकी जो आबादी है उसके अनुपात में उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। 20 से 22% जो है आबादी जट सिखों की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट उनको जो है पावर मिली हुई है और इसका असर जो है बाकी समुदायों पर होता है, वो दिखाई देता है। और आप में से बहुत से लोगों को एक जानकारी नहीं होगी, वो जानकर बड़ा आश्चर्य भी हो सकता है। वो ये कि सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं उनमें से कोई भी जट सिख नहीं था। तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसके बावजूद जट सिखों की ताकत इतनी होना ये कितना महत्वपूर्ण है। और एक तरह से कहें तो विरोधाभासी भी है, चाहे आबादी की दृष्टि से देखें, चाहे पंथ की दृष्टि से देखें, हर लिहाज से जो है उनके पास जो है, उन्हें जितना मिलता है, उनका जितना महत्व है, वो उनकी वास्तविक संख्या, उनकी ताकत से ज़्यादा है। अब डेरों की जो राजनीति है, आप देखिए कि एक डेरा मैंने बताया भी, डेरा सचखंड है, ये माना जाता है कांग्रेस के करीबी है। ये डेरे के प्रमुख और जो डेरे के, असल में डेरे के जो प्रमुख होते हैं उनका प्रभाव उनके अनुयायियों पर बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लोग आपको हिंदू धर्म में बाकी जो साधु सन्यासी हैं या इस तरह के संगठन हैं, उनमें जो लोग जाते हैं वो अपने बाबाओं के कहने के आधार पर अपना मतदान नहीं करते, अपनी राजनीतिक जो है पसंद नापसंद उससे नहीं तय करते। लेकिन डेरों में ऐसा होता है उनमें, और उसकी बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हुए हैं और गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है उन पर। उनको लगता है गुरु की वाणी जो है उनका आदेश भगवान का आदेश जैसा है, तो उनको इस रूप में वो देखते हैं। तो इसलिए उनका महत्व जो है, उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो डेरा सचखंड जो है कांग्रेस के करीबी माना जाता है। लेकिन 2012 में डेरा सचखंड ने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया। अब ये देखने में तो ठीक लगता था कि ज़्यादातर दलित हैं अनुयायी, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का समर्थन हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि कांग्रेस का वोट कम हो गया, कट गया, और उसकी वजह से जो है अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन था उसको फ़ायदा हो गया। दूसरा, राधा स्वामी सत्संग, ये भी कांग्रेस का करीबी माना जाता है, लेकिन 2012 में राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख के निर्देश पर, उनके इशारे पर इस डेरे के अनुयायियों ने साथ दिया अकाली और बीजेपी गठबंधन का। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये कांग्रेस के समर्थन वाले थे, कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले थे, तो फिर अकाली भाजपा को समर्थन क्यों दिया? उसकी वजह है, इस डेरे के जो पूर्व प्रमुख थे उनकी बेटी की शादी विक्रमजीत सिंह मजीठिया से हुई है। विक्रमजीत सिंह मजीठिया उनके दामाद हैं, और विक्रमजीत सिंह मजीठिया के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सुखबीर बादल के साले हैं। तो इसलिए उनको समर्थन दिया। 2012 में जो लौट कर आई प्रकाश सिंह बादल की सरकार दोबारा, वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका इन दो डेरों की थी, और डेरों की भी थी, लेकिन इन दो की, चूँकि ये दोनों कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले थे, कांग्रेस का समर्थन करने वाले थे, इसलिए जो है जब वो कांग्रेस से अलग हो गए, उनके अनुयायी जो है कांग्रेस को उन्होंने वोट नहीं दिया, तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे अकाली भाजपा गठबंधन को मिला। पंजाब में पिछले कुछ दशकों में सबसे ज़्यादा प्रभाव वाला जो डेरा था वो डेरा सच्चा सौदा ही था। डेरा सच्चा सौदा जिसके प्रमुख थे राम रहीम, जो अब जेल में हैं,
और राम रहीम ने समय समय पर एसजीपीसी को उसकी ताकत को चुनौती देने की कोशिश की। इसलिए एसजीपीसी और राम रहीम का 36 का आंकड़ा था। कई बार उनको बेअदबी के लिए बुलाया गया और उनको सज़ा देने की बात हुई। और वो जो फिल्में करते थे, अपने को गुरु के रूप में दिखाने का, पेश करने का प्रयास करते थे, ये कतई बर्दाश्त नहीं था एसजीपीसी को। तो इसीलिए, और चुनाव से पहले अगर आप पंजाब गए हो, पंजाब की राजनीति पर ध्यान दिया हो, तो राम रहीम के यहाँ नेताओं की कतार लगती थी, लाइन लगती थी। सभी पार्टियों के नेता जाते थे कि उनको समर्थन मिल जाए। हरियाणा तक के नेता आते थे। हरियाणा की राजनीति को भी वो प्रभावित करते थे। राम रहीम की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो धीरे धीरे खतरा बन गए थे राजनीतिक दलों के लिए, कि असली ताकत, राजनीतिक ताकत वहाँ चली गई थी। इसलिए जब गिरफ्तारी हुई हत्या बलात्कार के मामले में और उन पर मुकदमा दायर हुआ, तो कोई राजनीतिक दल, कोई नेता बचाने के लिए नहीं आया राम रहीम को। लेकिन एक डेरा और था जो अब नहीं है। तो मैं जिस एक और डेरे की बात कर रहा हूँ, उस डेरे का नाम था डेरा प्यारा सिंह मनियार वाला। ये आज अगर होता डेरा तो पंजाब का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावी, सबसे ज़्यादा फॉलोइंग वाला डेरा होता। लेकिन उनका झगड़ा हो गया अकालियों से। अकालियों से नहीं पड़ती थी, इसलिए अकालियों ने इस्तेमाल किया एसजीपीसी का। एसजीपीसी से उनके खिलाफ फतवा जारी कराया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। फिर यहाँ तक हुआ कि उनके डेरे को तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया गया। तो डेरे और राजनीति, डेरे और पंजाब के समाज, इनका अन्योन्याश्रित संबंध है। ये दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। दावा कुछ भी करते हो, राजनीतिक दल के लोग कहेंगे, अगर आप उनसे पूछिए तो डेरों से हमको कोई मतलब नहीं, डेरे वाले कहेंगे हमको राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन मतलब दोनों का एक दूसरे से है। तो डेरा सचखंड ने चूँकि कांग्रेस को छोड़कर बसपा का समर्थन कर दिया था, इसलिए अगर आपको याद हो, खबरों का ध्यान हो, तो 2017 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल सबसे पहले डेरा सचखंड में ही गए वहाँ से समर्थन लेने के लिए। उनको मिला, नहीं मिला, कितना मिला ये तो पता नहीं है, लेकिन जो उनकी सीटें आई उससे लगता है कि उनको समर्थन मिला। और डेरा राधा स्वामी सत्संग का भी कुछ उसमें प्रभाव हो सकता है, क्योंकि डेरा राधा स्वामी सत्संग का ज़्यादा प्रभाव माझा और दोआबा में है। इसी डेरों के प्रभाव और दलितों की आबादी को देखते हुए कांशीराम को लगा था कि दलित राजनीतिक क्रांति जो है भारत के किसी राज्य में सबसे पहले आएगी तो वो पंजाब में आएगी। फिर उनको लगता था कि महाराष्ट्र, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज़मीन तैयार की हुई थी, उसके अलावा दलित आंदोलन का लंबा इतिहास है महाराष्ट्र में, तो उनको लगता था कि ये दो राज्य हैं जहाँ से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खड़ा होगा, सत्ता में आने की सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ से होगी। लेकिन उनको न तो, खुद पंजाब के रहने वाले थे, इसके बावजूद उनको न तो पंजाब में कामयाबी मिली राजनीतिक और न ही महाराष्ट्र में। विडंबना ये हुई कि क्रांति हो गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बसपा को जो कामयाबी मिली, देश के किसी राज्य में आज तक नहीं मिली, और आगे मिलने की अभी फ़िलहाल तो कम से कम आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें संभावना भी नहीं नज़र आती। और किसी और राज्य को छोड़िए, बसपा को उत्तर प्रदेश में भी जो कामयाबी मिली थी 2007 में, उसको वो कभी दोहरा पाएगी आज की जो परिस्थिति है उसमें आप ये दावा नहीं कर सकते। तो ये थी पंजाब के डेरों की कहानी, डेरों की, उनके सामाजिक आधार की और उनके राजनीतिक प्रभाव की। तो चुनाव नज़दीक है, फरवरी मार्च में पंजाब में चुनाव होने वाला है, तो डेरों का महत्व फिर बढ़ गया है। डेरों के इर्द गिर्द जो है राजनीतिक दलों का चक्कर लगना शुरू हो गया है। सवाल ये है कि कौन सा डेरा इस बार किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगा। ये इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा कि 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा। तो अगर आपकी पंजाब की राजनीति में रुचि है तो डेरों की गतिविधियों पर नज़र रखिए, उससे आपको इशारा मिलेगा कि किस पार्टी की स्थिति कैसी और कितनी बेहतर या कितनी खराब होने वाली है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, लेकिन अगले अंक में मिलेंगे
तो बात करेंगे डायनेस्टी और ड्रग की, जो आज नहीं हो पाई। उसका दूसरा हिस्सा सोमवार की सुबह 5 बजे देखना मत भूलिएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।